हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज से हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और इसमें हमारा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा। भारत में उनका आगमन हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जमोरिन स्थानीय शासक थे, उन्होंने स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कोचिन, केरल में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में होती है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति किसने लागू की? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। आगे देखते हैं विभिन्न देशों की खोजकर्ता। वास्को डी गामा भारत, कोलंबस अमेरिका, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया न्यूजीलैंड, बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। वास्को डी गामा भारत, कोलंबस अमेरिका, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मीडा काफिला पद्धति प्रारंभ की। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड। आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए? तो डच आए। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। कंपनी है, देश का नाम, फिर स्थापना और भारत में उनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी थी उसका नाम दिया गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको अच्छे से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाल की कंपनी थी। 1498 में इसकी स्थापना होती है। कोचिन, केरल में इसकी स्थापना होती है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ब्रिटेन की कंपनी है। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। सूरत में इसकी स्थापना होती है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड की कंपनी होती है। 1602 में इसकी स्थापना होती है। मछलीपट्टनम में इसकी स्थापना होती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क की कंपनी है। 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ट्रैंकोबार में इसकी स्थापना होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेज ओरिएंटलेस, फ्रांस की कंपनी है। 1664 में स्थापना होती है और सूरत में इसकी स्थापना होती है। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम देखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी एंड स्वीडिश। भारतीय यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 ईस्वी में यहाँ से गए। यानी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे लास्ट में भी 1961 में गोवा को छोड़ के गए। यानी सबसे पहले आने वाले भी अगर कोई यूरोपीय था तो वो पुर्तगाली था और सबसे लास्ट में गया है तो वो पुर्तगाली ही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा मसालों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, यानी मसालों का ज़्यादा निर्यात किए थे वो लोग। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के
उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन थे? कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस, वर्ष 1608 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। यानी ब्रिटिशों ने अपनी पहली कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी, लेकिन वो अस्थायी तौर पे नहीं हो पाया था, उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन फिर से उन्होंने प्रथम सफल अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चार्ल्स हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखसियर। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकेंड को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख शहरों के संस्थापक, शहर और उनके संस्थापक। कलकत्ता जॉब चोनार्क, मद्रास फ्रांसीसी डे, नई दिल्ली एडविन लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर। नई दिल्ली के स्थापना संस्थापक कौन थे? एडविन लुटियन व हर्बर्ट बेकर। बम्बई गेराल्ड अंगियार। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? बिहार। यानी यूरोप वासी सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे? बिहार से। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलवर्ट। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलवर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? लुई 14 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? लुई 14 में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत 1668 ईस्वी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस वेस्ट। सौली के स्थान पर पुर्तगाली को किसने पराजित किया था? थॉमस वेस्ट। वांडीवास की युद्ध 1760 में। वांडीवास की युद्ध कब होती है? 1760। वांडीवास की युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के मध्य समाप्त हुआ? एक्स-ला सैपेल की संधि 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि के साथ समाप्त होता है एक्स-ला सैपेल की संधि। कर्नाटक युद्ध देखेंगे अब। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी। इसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। संधि एक्स-ला सैपेल की संधि जो कि 1748 में होती है और ये अनिर्णायक होता है इसका परिणाम। द्वितीय होता है 1751। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 ईस्वी। इसका कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी के तहत युद्ध की समाप्ति होती है और इसका परिणाम होता है ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ जाता है।
और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच मध्य होता है। इसका प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। पेरिस की संधि 1763 के द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है और फ्रांस की पराजय होती है। इसमें एक बार फिर से देखेंगे कर्नाटक युद्ध, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी। इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। एक्स-ला सापेल की संधि के तहत युद्ध समाप्त होता है और इसका परिणाम अनिर्णित होता है। द्वितीय देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था ये, और पांडिचेरी की संधि 1755 के साथ युद्ध समाप्त होता है एंड ब्रिटेन मजबूत स्थिति में इसके बाद आ जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था इसका, और पेरिस की संधि 1763 के द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है, फ्रांस की पराजय इस पे होती है। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अब आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की? अलीवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला। हाँ, ब्लैक होल की घटना कब होती है? 20 जून 1756 में, और सिराजुद्दौला उस समय नवाब होते हैं। यानी 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। कहा जाता है कि इसमें 100 से अधिक अंग्रेज मारे गए थे, और इसका जिक्र हॉलवेल नामक इतिहासकार ने किया था। आगे देखेंगे 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि कब होती है? 9 फरवरी 1757। किसके मध्य होती है? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर। मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब के साथ विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर सेकेंड। आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह थे। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि वर्ष 1773। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की सेकेंड संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि वर्ष 1773। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध
में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड की सम्मिलित सेना को पराजित किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ। किस संधि के मध्य में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के मध्य अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक, इसको देखते हैं। बंगाल 1717 से 27 मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद 1724 ईस्वी निजाम उल मुल्क चिंगिज खां। भरतपुर 18वीं शताब्दी चुरामन एवं बदनसी। कर्नाटक 18वीं शताब्दी सादतुल्ला खां। अवध 1722 से 24 सादत खां बुरहानुल मुल्क। अवध 1722 से 24 सादत खां बुरहानुल मुल्क। जयपुर 18वीं शताब्दी सवाई राजा जयसी। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी मोहम्मद खां बंगस। मैसूर 18वीं शताब्दी हैदर अली। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अक्रमण्यता की नीति के काल माना जाता है। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराणा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह 1799 ईस्वी। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त की थी? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? लाहौर की संधि। 1846 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? लाहौर की संधि 1846। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि 1665, पुरंदर की संधि 1665, बड़गांव की संधि 1779, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, पूना की संधि 1817, लाहौर की संधि 1806, अमृतसर की संधि 1809। इसमें पुरंदर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 1665 में है। फिर सालाबाई की संधि 1782 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर की संधि 1806 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गफ। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को। नेतृत्व किसने प्रदान किया था? लॉर्ड गफ ने। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह।
वर्ष 1849 ईस्वी में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई? हैदर अली। नेक्स्ट है आंग्ल मैसूर संघर्ष युद्ध, मैसूर शासक, बंगाल का गवर्नर, संधि और उसके मुख्य बिंदु। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। मैसूर का शासक हैदर अली था, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेस्टर था। संधि मद्रास की संधि होती है 1769। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। आगे देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। मैसूर का शासक हैदर अली और बंगाल का गवर्नर वारन हेस्टिंग और मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है। और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर और श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ युद्ध की समाप्ति होती है 1792 में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड विलेज अली। मैसूर सहायक संधि। मैसूर सहायक संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर में पुनः बांडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने बांडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकामा ने नेपोलियन से की थी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।